India and China, the two most populous countries of the world, the two neighbors who have a long but a disputed border, the two countries which do a lot of trade. Obviously, yes, there is no equilibrium in the trade, but yes, we are doing a lot of trade. अब सिचुएशन ये है कि हमारे बीच में जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है, क्या उस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जिस सीरीज में 31st बॉर्डर अफेयर्स मीटिंग अब की जाने वाली है, देखना यह है क्या इस मीटिंग के बाद ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। अगर इंडिया को और चाइना को एक ट्रूली मल्टीपोलर वर्ल्ड को देखना है तो पहली रिक्वायरमेंट होगी अ ट्रूली मल्टीपोलर एशिया। क्या चाइना इसके लिए तैयार होगा? क्या चाइना इंडिया को उस हाई टेबल पर अपने साथ बराबरी से बैठने देगा जिस पर वो खुद बैठा हुआ है, चाहे वो यूएनओ की परमानेंट सीट हो सिक्योरिटी काउंसिल की या उसका कोई और बड़ा स्टेटस हो? इस सब के बीच क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी डिप्लोमेटिक विजडम के थ्रू इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाएंगे ताकि भारत की फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर डेवलपमेंट इंश्योर की जा सके? इसी सीरीज में आज हम समझते हैं बाउंड्री डिस्प्यूट का पूरा इशू और इसका पूरा इम्पैक्ट। सो ब्रॉडली अगर हम देखते हैं मैप पर, तो जो हमारा कश्मीर है जिसका कुछ पार्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, वहीं पे कुछ पार्ट चाइना ने भी अपनी ऑक्यूपेशन में रखा हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल की तरफ, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का एरिया है। साथ के साथ तिब्बत बॉर्डर की तरफ चले जाओ या आप आ जाओ भूटान बॉर्डर की तरफ, तो एक बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट का एरिया यहां पर हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल रूट्स को समझना चाहें तो वी हैव टू गो बैक इन 1914, जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे और उन्होंने 1914 में शिमला कन्वेंशन कॉल की थी और वहां पर मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई थी जो कि चाइना और तब के ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को डिमार्केट करती थी। जब ये मैकमोहन लाइन बनी थी, अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ नॉलेज होगी तो उस टाइम पर चाइना में इंटरनली एक रेवोल्यूशन चल रहा था जहां पर रिपब्लिकन लीडरशिप जो सन यट सेन थे, वो लास्ट डायनेस्टी जो थी उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे और चाइना एक रिपब्लिक बन रहा था अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मिस्टर सन यट सेन। तो चाइना इस मीटिंग के समय पर जो एग्रीमेंट कर रहा था वो एग्रीमेंट को बाद में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इसी सीरीज में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में और चाइना में माओ जेडोंग की लीडरशिप में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश किया गया 1949 में, तो चाइना ने इस मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट कर दिया। बट टू हैव अ बेटर एंड अ कॉर्डियल फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर इमीडिएट नेबर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया जिसमें 5 प्रिंसिपल्स थे: म्यूचुअल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, mutual non-aggression, non-interference in each other's internal affairs, equality and cooperation for the protection of mutual interests, and respect for each other's territorial integrity and sovereignty. चाहे भारत ने इस पंचशील को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक बेसिक पोस्टुलेट बना दिया हो, पर चाइना ने इसको कभी भी पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं किया। हमने ये एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन रिजल्ट में हमें 1962 में बॉर्डर वॉर मिली जो कि ट्रिगर की गई थी बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट अबाउट द बॉर्डर लाइन, एंड जो कि एक उसमें कारण बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर इंडियन आर्मी को फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट करने को कहा था बिकॉज चाइना डिस्प्यूट कर रहा था बाउंड्री को और हम चाहते थे अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। वी हैड ऑलरेडी सीन चाइना ने किस तरह से तिब्बत पर अग्रेशन किया था और वहां पर किस तरह से वो डेमोग्राफिक शिफ्ट की कोशिश कर रहा था। उसी के मद्देनजर हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन आर्मी को फॉरवर्ड पोस्ट पॉलिसी के लिए बोला, बट देन चाइना ने एकदम से अग्रेशन किया और इंडिया पर अटैक कर दिया। Indian army was not fully prepared, so there were few setbacks for India. We lost some territory, and because at that time globally अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर चल रही थी और कोल्ड वॉर में 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का टाइम था। सिचुएशन बहुत वोलाटाइल थी, लग रहा था जैसे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे टाइम पर रशिया ने चाइना को इन्फ्लुएंस किया, प्रेशराइज किया और चाइना को यूनिलेटरल विड्रॉल करना पड़ा। बट इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जिसके बाद हमारे रिलेशंस कुछ समय के लिए एक तरह से डिप में चले गए।
फिर दोबारा जो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर किए 1976 में, और 76 में ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर करने के बाद जो पहला बड़ा स्टेप लिया गया वो 1988 में हुआ, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लेट श्री राजीव गांधी जी विजिटेड चाइना हिमसेल्फ, ताकि हमारे रिलेशंस को थोड़ा कोर्डियल किया जा सके और थोड़ी सी इसमें जो एक वार्मथ है वो इंक्रीज की जा सके। फिर 1993 में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इन एग्रीमेंट्स के चलते हुए उम्मीद थी कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस बेटर हो जाएंगे, फ्रूटफुल होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो बॉर्डर डिस्प्यूट लिंगर करता गया और अभी तक वो करता ही जा रहा है। अगर हम देखें प्रॉपर वे में तो वेस्टर्न सेक्टर में, मिडल सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में, चाहे वो अरुणाचल की तरफ चले जाएं हम या डोकलाम की तरफ चले जाएं, हर तरफ एक सिचुएशन ऑफ वॉलेटिलिटी, एक सिचुएशन ऑफ रिस्क एंड टेंशन बनी हुई है। अब इस सब के चलते हुए 2020 में आप सबने देखा होगा कि गलवान वैली में एक क्लैश हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा उस समय पर एक सीरियस सिचुएशन बन गई थी इंडिया और चाइना के बीच में, और उसके बाद से लेकर अभी तक, नाउ वी आर सिटिंग इन अगस्त 2024 एंड अभी भी वहां पर सिचुएशन बहुत टेंस है। रूटीन में वहां पर छोटे मोटे स्किर्मिशेस चलते रहते हैं इंडिया और चाइनीज आर्मी के बीच में। अगर आपको पता हो तो जो एक सिचुएशन है वो इस तरह से डेवलप हो चुकी है कि कंप्लीट सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रेस बनी हुई है, और जबकि हम बेस्ट डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स कर रहे हैं, बस उस डिस्ट्रेस को ख़त्म करना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और ऐसी टाइम पर अगर अब हम 31st टॉक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, सो वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट एवरी स्टेप इज टेकन विद ड्यू caution and every step is taken keeping the interest of both the stakeholders in the consideration, right? So अगर हम बात करें, चाइना ने ऑलरेडी एक स्टेप लिया बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू वो अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। इंसर्कलमेंट ऑफ इंडिया या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो बात है उसके थ्रू वो इंडिया को एनसर्कल करता जा रहा है, जिसमें अगर आप देखो तो बहुत रिसेंट टाइम्स में अगर हम बात करें तो मालदीव में जो डेवलपमेंट्स हुई, आप उस सबको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्वाड एक अलायंस बनाया, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए के साथ मिलकर हम इंडियन ओशन को और टेरिटोरियल वाटर्स को और ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। टू सम एक्सटेंट दिस इज काउंटरिंग द चाइनीज स्ट्रैटेजीज, बट इस सब के बावजूद अगर हम बात करें अपने बॉर्डर की, जो हम इमीडिएटली चाइना के साथ शेयर करते हैं, LAC हो, मैकमोहन लाइन हो, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो 2012 में एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्रिएट किया था, जिसका अब हम 31st राउंड करने जा रहे हैं। एंड उम्मीद है कि इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं उनको डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली थ्रू डायलॉग हम रिजॉल्व करेंगे, ताकि दोबारा से इस रीजन में कोई वॉर जैसी सिचुएशन ना बने। एनी वॉर इन द रीजन कैन प्रूव वेरी डेट्रीमेंटल, नॉट जस्ट फॉर अ नेशन बट फॉर द रीजन और परहैप्स फॉर द वर्ल्ड एज अ होल। ऑलरेडी वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ वेरी टेंस सिचुएशन। अगर हम देखें मिडल ईस्ट में या हम देखें रशिया यूक्रेन की तरफ, सो ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन बनी हुई है, जो ना केवल एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर रही है, चाहे हम उसको सप्लाई चेन डिसरप्शंस के साथ जोड़ के देखें। ऐसी सिचुएशन में अगर इंडियन रीजन में, पर्टिकुलरली इंडियन ओशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, तो जो पूरे का पूरा सप्लाई चेन का मैकेनिज्म है थ्रू द मैरीटाइम सी रूट्स, जो सी लेन्स ऑफ कॉमर्स हैं, वो पूरे के पूरे डिस्टेबलाइज हो सकते हैं। इसलिए India and China both have to act very wisely, very maturely, and we have to understand that all the problems have to be resolved only and only through talks and diplomatic negotiations. War is no solution. अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की, तो हम मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात कर सकते हैं, ट्रेड इक्विलिब्रियम एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात कर सकते हैं। Instead of competing, if India and China start cooperating, तो imagine करते हैं how beautiful the region, how beautiful the world can be if together we work for the prosperity of the region. अगर इंडिया और चाइना एक साथ मिलकर अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, अफगानिस्तान में सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, तो ये पूरा रीजन स्टेबलाइज होता है। इंडिया और चाइना अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो
जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी है, अगर उसको अलाइन कर दिया जाता है तो जितनी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या वो G7 G8 जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हो, G20 हो, ग्लोबल इश्यूज जैसे कि इन्वायरमेंट है, ट्रेड है, WTO, IMF, जितने इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज पर अगर इंडिया और चाइना एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और कोऑपरेट करें तो उन सबके सॉल्यूशंस को पाना इंडिया और चाइना दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज अ टाइम जब चाइना और रशिया के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट था, गोइंग बैक टू द 17th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा एकदम से इंटेंसिफाई हुआ था। फिर 1991 में जाके चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए थे। 2004 में कॉम्प्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स किए गए थे। 2008 में जिन्हें पूरी तरह से फॉर्मलाइज फाइनलाइज किया गया, जबकि अभी भी छोटे मोटे कुछ डिस्प्यूट शायद बचे हों, बट ऑन अ वेरी ब्रॉडर लेवल वो डिस्प्यूट सॉल्व हो चुके हैं और चाइना और रशिया के बीच में बहुत ज़्यादा एक कॉपरेशन दिखती है। Keeping this in mind, if China and India can also resolve their dispute, now imagine there had been talks in the past. आज से कुछ साल पहले एक स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल की बात होती थी जिसमें न्यू दिल्ली, बीजिंग एंड मॉस्को, ये तीन एक साथ मिलकर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बन सकते हैं जो कि यूएस हेजेमनी को या वेस्टर्न हेजेमनी को कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, बोथ इंडिया एंड चाइना शुड टेक द स्टेप फॉरवर्ड. And Foreign Minister of India, Mr. S. Jaishankar, has already given 8 very important points like agreements already reached must be adhered to. अब एक टाइम आ चुका है जब इंडिया एंड चाइना को मेच्योरली स्टैंड अप, लाइक दे हैव टू स्टैंड अप and acknowledge the previous acts and agreements so that we can talk further and take the process forward. LAC must be strictly observed and respected, and any attempt to unilaterally change the status quo is completely unacceptable, and it applies both to India as well as to China. Peace and tranquility in the border area is the basis for development of relations in other domains. Unless the borders are stable, how can we have stable trade? How can we have stable people-to-people contact? How can we have a stable global cooperation? Multipolar world should have multipolar Asia. China has to understand that unipolarity at any level and in any way is not at all acceptable by anyone. Each state will have its own interests, concerns and priorities, but sensitivity to them cannot be one-sided. China has to understand that India's claims, India's demands are truly rational and must be respected. As rising powers, each will have their own set of aspirations and their pursuit too cannot be ignored. If China will focus more on containing India or encircling India, India will counter it, but that will make the entire region more volatile, which will not be in the interest of either India or China. Then there will always be divergence and differences, but their management is essential to bilateral ties. We have to understand that we too are different civilizational states. We are two different civilizations, but at the same time, throughout the history in the past, we had been cooperating with each other and there had been a very healthy exchange of ideas. We need to continue the tradition. Civilizational states like India and China must always take the long view. We are here for the long time ahead. We are not here for the immediate future. India and China together make a lot of difference, be it economics, be it politics, be it military, or be it anything, be it technology, be it sciences, or even if it is about the basic friendly, mutual, cooperative, neighborly relations. Let's both the nations resolve the disputes and stand together to make this world better in the future. Thank you, everyone.